लोगों का बात भी सुनता हूँ, उसके बाद कहूंगा। जी जी, मैं सिन्हा साहब के पास आता हूँ। सिन्हा साहब, दादा ने तो कह दिया है कि उनके मन में शंका है। शंका मेरे मन में भी है और शायद बहुत सारे भारतीयों के मन में है, करोड़ों भारतीयों के मन में है कि ये हो सकता है, संभावना है कि बिना सत्ता के तो रह नहीं सकते। 23-24 साल से उन्होंने कभी अपनी दरवाजा कार का खोला नहीं, कभी कार नहीं खरीदी, कभी पानी का गिलास नहीं उठाया, कभी चाय नहीं बनाई, कभी चाय का प्याला अपने हाथ से नहीं बनाया। हो सकता है जी पिंग को बना के पिला दिया हो, लेकिन 24 साल से उन्होंने कभी वो दिन देखा नहीं कि उन्होंने अपने आप कुछ किया हो। ये जो सत्ता का जो एक, क्या कहते हैं ना, कि लोभ, लालच, ये जब आप उसको आदत पड़ जाती है आपको सत्ता की, तो उसके बिना फिर जीना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ऐसा दिन आएगा और मोदी जी उसको स्वीकार कर पाएंगे? सिन्हा जी। मैं तो पहले आपको इसके लिए तारीफ आपकी करूंगा कि पत्रकारिता में अब ये सब सवाल उठने बंद हो गया है। ये सब कोई चर्चा करता ही नहीं कि इनके बाद कौन होगा और क्या किस मतलब क्या होगा या कैसे ये रहेंगे। आपने बहुत ये जो आपने जो सवाल भी मतलब ये किया है, क्वाइन किया है जो शीर्षक का, वो भी बहुत अच्छा है कि दिलचस्प है इस सेंस में कि आखिरकार आप असल में बताना आप जो चाहते हैं, मैंने जो समझा कि इस तरह का जो एकाधिकारवादी जिसको आप तानाशाही का वो सब जो उन्होंने गौतम भाई ने ये किया, तो वो जो है उसका हश्र क्या होगा। तो हमको लग रहा है कि इसका जवाब आपको मतलब इनकी जो कार्य प्रणाली है वो तो उस आप उसको तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा इसको इतिहास में देखना चाहिए। इतिहास में तानाशाही जो प्रवृत्ति या तानाशाह जो है या इस तरह के लोग हैं, उनको उनका क्या हश्र हुआ है, तो आपको कुछ न कुछ उसका आंसर मिलेगा। बहुत सारे मतलब ज्यादातर तानाशाह ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है ये इसको कि उनकी सत्ता चली गई है या चला जाए, ये इसको मन से कभी स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि वो मान कर चलते हैं कि वो उनके ही हाथ में सत्ता होनी चाहिए और वही सबसे बढ़िया है आदमी जिनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, और बाकी कोई इसकी न जरूरत है और न उसके लायक है। तो ये जो मानकर चलता है उसके लिए तो आप समझ लीजिए कि इतिहास बताएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, सब नाम आप लोग जानते ही हैं, सबके हश्र आप देख चुके हैं, और एक से एक मतलब जिनको आप अगर टॉप लिस्ट बनाएंगे तानाशाहों की, तो जो टॉप लिस्ट में भी है उनका भी हश्र यही हुआ है। और अंतिम तक उनको तो विश्वास भी नहीं था, और उनके लोग जो है उनको ये विश्वास होने नहीं देते कि आपकी सत्ता चली जाएगी। जो आपके आसपास लोग रहते हैं वो इस तरह का बना रहता है। अब मैं कुछ थोड़ा व्यक्तिगत आपको बताऊंगा कि मंत्री कई जो जिनके मंत्री पद चला गया जिनका, उनके साथ मेरे संबंधों का देखा है मैंने, वो बाद में भी इसी हैंगओवर में रहते हैं, इसी खुमारी में रहते हैं। और जो कार की बाईं सीट पर बैठना है पीछे में, बगल में कौन है, मतलब जो प्रोटोकॉल जो मंत्री पद में रहा है वो उसका पालन करते हैं। बाद में भी छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे कि वो जो है उसका पालन करेंगे। तो ये एक आदत बन जाती है। बहुत कम लोग हैं जो सच्चे डेमोक्रेट हैं, उनको ये एहसास भी रहता है कि बदलेगी सत्ता, और दूसरा ये है कि बदलनी चाहिए उनको, मतलब लोग जिता दे भले ही, जैसे नेहरू या मान लिया शास्त्री जी वगैरह का नाम लिया आपने, इन लोगों को सत्ता से एक दूरी थी, एक समझिए कि स्पिरिचुअलिज्म भी था पॉलिटिक्स के साथ साथ। ये लोग बड़े लोग थे इसमें। मैंने नजदीक से जैसे कि चंद्रशेखर थे, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे, तो वो उनको मालूम था कि ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, तो जिस तरह से चलते थे, बोलते थे, रहते थे, उसी तरह उन्होंने अपना मेंटेन किया। और बहुत सारे जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके व्यवहार में न पहले में और न बाद में कोई फर्क है। इनका दूसरा है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने एक तो है सत्ता को किसी तरह बनाए रखने वाला जो तंत्र बना लिया है, और वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप मोदी की जो आपने जी की चर्चा की कि अकेले, वो अकेले उनके साथ का प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ जो लोग हैं जैसे अमित शाह हैं या आरएसएस है, आरएसएस को भी अभी मंजूर नहीं होगा कि सत्ता चली जाए, क्योंकि उन लोगों को भी जो आदत लग गई है जिस तरह से डिसीजन मेकिंग का और जिस तरह से हस्तक्षेप का, दूसरों को बर्दाश्त नहीं करने का, और लोकतांत्रिक जो तरीका है
उसकी वजह से वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत आप मतलब ये जो जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं मन से कि हमको सत्ता से जाना चाहिए, तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? अभी बताइए, 1 साल बचा हुआ है इलेक्शन का, और आप नीति आयोग की मीटिंग करते हैं, उसमें 2050 के बारे में बात करते हैं। अब हमको नहीं लगता कि आज तक ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भले ही इस तरह के आंकड़े वगैरह जोड़ते हैं कि 2040 में हमारा क्या होगा, या जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भले बात करते हैं, लेकिन कभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए किसी शख्स को या प्रधानमंत्री को इस तरह की योजना बनाते हुए नहीं देखा मैंने। और मैं तो ये कहूंगा कि वे डॉक्टर मनमोहन सिंह तो प्रैक्टिसिंग इकोनॉमिस्ट थे ना, मतलब कोई उनके लिए तो ये नहीं था कि हैं या नहीं का डिबेट है, मतलब नॉन इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड मतलब ग्लोबल लेवल पे उनको लोग मानता था। लेकिन उनको कभी भी इस तरह से प्रोजेक्ट करते हुए नहीं देखा कि 2040-50 का प्रोग्राम है, 2040 का प्रोग्राम है। ये प्लानिंग कमीशन भले ही वो तय करता था कि अगर मान लिया प्रोजेक्शन करता था कि कुछ गरीबी हटे तो कितने समय में हटेगा, और ये अगर स्पीड रहा, लेवल रही, तो कहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो इसीलिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे। और मुझको लग रहा है कि इसके पहले ही 2024 के पहले जो इंडिकेशंस, जो कर्नाटक इलेक्शंस तो है ही, और बाकी भी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जैसे कि आप मुझको आश्चर्य है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने पूछ लिया कि क्या वहाँ कि 2024 में मतलब जा भी सकते हैं, ये बात जो है। और आपका सबसे बेहतरीन काम क्या रहा विदेश नीति में, तो ये सवाल होने लगा है। इसका मतलब कि लोग मानसिक रूप से तैयार होने लगे हैं कि वो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं तैयार हैं और तैयार नहीं होंगे। इसके कारण लोकतंत्र को हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, जिसको आप लोग सब समझ सकते हैं, चुनाव के बारे में या उसके पहले, या कई तरह की चीजें हो सकती हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस को डैमेज किया है जो लोग हैं, वो सब बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और मुझको नहीं लगता है कि वो तैयार है इसके लिए, जाने के लिए, जी और बहुत जी बुरी स्थिति हो।